जब मैं बिल्कुल किशोर था और जवान हो रहा था, ट्रांजिशन फ्रॉम टीनेज टू यूथ, तो मेरी जिंदगी में धूमिल आए थे। उन्होंने इतनी एक जबरदस्त बात कही थी, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और उनसे मैंने सीखा था कि आज़ादी का कोई खास मतलब होना चाहिए। एक दिन 3 रंग और वो पहिया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है। एक दिन मात्र तिरंगे का सम्मान कर लेने से आपने स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर लिया। ये बहुत चलता है, एक दिन तिरंगा तिरंगा। अरे तुम क्या, धोखेबाजी है। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? खास मतलब होता है। और आज़ादी का जो खास मतलब है, ऊंचे से ऊंचा मतलब है, महान अर्थ है, वो हमें पता होना चाहिए। हाउ रियली फ्री यू आर। कि फ्लैग तो बहुत अच्छा है हमारा, पर जो फ्लैग बियरर है, जो झंडा उठाकर चल रहा है, उसकी दशा तो देखो। नमस्ते आचार्य जी। आजकल आज़ादी के जश्न का माहौल है और इस दिनों में ये प्रश्न बहुत मेरे मन में आता है बार बार कि आज़ादी का असली मतलब क्या है। तो एक बार मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि हम आज़ादी और इस जश्न को कैसे मनाएं। क्यों भाई, क्या मतलब है आपके लिए आज़ादी का? आज़ादी का तो सबसे पहला तो अर्थ मैं जैसे अब पढ़ भी रहा था, फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो सबसे ज़रूरी जो मुझे राइट वाली लगा था वो राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम, संविधान भी बोलता है राइट टू फ्रीडम। तो उसी से शुरू करते हैं। आज़ादी माने ही फ्रीडम। और जब आप कह रहे हो कि आजकल आज़ादी के जश्न का माहौल है, तो लोग कह रहे हैं कि 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हम उसको अतीत से जोड़ करके देख रहे हैं कि कितने साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। शायद आज़ादी का पहला मतलब तो होना चाहिए फ्रीडम फ्रॉम पास्ट। फ्रीडम फ्रॉम पास्ट, अतीत से आज़ादी। गिनो मत के पीछे कितने साल बीत गए। ऐतिहासिक दृष्टि से वो गिनना सही है, ज़रूरी भी है कि हाँ, 47 से लेके 2024 तक कितने साल बीत गए, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अपनी पुरानी ही पहचानों से बंधे रह जाते हैं। जब हम होते तो आज में हैं, पर हमने अपना खूंटा पीछे कहीं गाड़ रखा होता है, वो दिक्कत आती है। हमारी सारी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो पास्ट से आती हैं। हम अपना बैकग्राउंड भूलना ही नहीं चाहते। हम्म, फिर उसमें बहुत तरह के व्यर्थ के प्राइड्स होते हैं जो हम कैरी करते हैं कि भाई हमारा पास्ट ऐसा था, हमारी ग्लोरी ऐसी थी। बहुत तरह की हर्ट्स होती हैं जो हम कैरी करते हैं, हमें ऐसी चोट लगी, ऐसा घाव मिला। और वो सब चीज़ें होंगी अतीत की, पर आज आपको जीने नहीं देती ठीक से, जी। है ना। उसी में फिर तुम देखो तो तुम्हारी कास्ट आइडेंटिटी भी आ जाती है, बहुत और तरह की आइडेंटिटीज आ जाती हैं कि मैं अतीत में कैसा था, मैं अतीत में कैसा था। और आज हमारे सामने, माने जो इंसान है उसके सामने और हिंदुस्तान के सामने, बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम फ्रीडम फ्रॉम पास्ट नहीं पा रहे। हमारा वर्तमान कुंठित इसलिए हुआ पड़ा है क्योंकि अतीत हम पर बहुत हावी है। हम भूल नहीं पा रहे हैं पीछे की बात को। पीछे की बात इस अर्थ में नहीं भुला देनी कि आप अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दो। हिस्ट्री रहे, वो एक फैक्ट है, एक तथ्य है, हिस्ट्री तो रहेगी। पर इनवर्डली, साइकोलॉजिकली आपको हिस्ट्री से फ्री होना चाहिए। भाई आप कोई हिस्टोरिकल फिगर थोड़ी हो, आप आज के एक जीते जागते इंसान हो। तो हिस्ट्री से हमें क्या संबंध रखना है, ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है और हम हिस्ट्री से सीखना चाहते हैं, पर हम हिस्ट्री के गुलाम नहीं बनना चाहते ना। मैं अतीत में कुछ था, वो बात इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि मैं आज क्या हूं उसका निर्धारण मेरे अतीत से हो। और हिंदुस्तान आज जहां खड़ा हुआ है, ये बात
हमारे लिए बड़ा रोड़ा बन गई है। हर आदमी अपनी पहचान अपने अपने कर्म से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, अपनी समझबूझ से नहीं, अपनी दृष्टि से नहीं, अपने अतीत से ज्यादा उठा रहा है। कि मेरा अतीत ऐसा रहा है तो मैं ऐसा हूं। बड़े से बड़े तुम देखो आज जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ये नहीं है कि आज हमें कैसी जिंदगी चाहिए या कि आज हमारे सामने सचमुच वास्तविक समस्याएं क्या हैं। बड़े से बड़े राष्ट्रीय मुद्दे ये हो रहे हैं कि अतीत में क्या हुआ था, 4,000 साल पहले क्या हुआ था, 400 साल पहले क्या हुआ था, और कई लोग तो 4 लाख साल पहले जो पूरा पौराणिक कथाओं का क्षेत्र है वो उसमें विचरण कर रहे हैं, बाहर ही नहीं आ पा रहे। भारत को फ्रीडम फ्रॉम पास्ट चाहिए। भारत को बिल्कुल नया और ताज़ा होकर के खड़ा होना पड़ेगा। तो पहली फ्रीडम तो मेरे हिसाब से ये हो गई है। इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगा। नेशनल आइडेंटिटी का एक सवाल हमेशा लोगों के सामने खड़ा रहता है। भारत में देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से इस सवाल से बहुत बड़ा जूझ रहा है कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, आइडेंटिटी क्या है हमारी। और वो अक्सर उस आइडेंटिटी को अपने पास से ही विड्रॉ करते हैं। ये बात आती है सामने कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं उसको किन चीजों से एसोसिएट करता हूँ। अगर वो मैं अपने पास से नहीं लेकर आऊंगा तो फिर कहाँ से लेकर आऊंगा? अपनी समझ से। अगर तुम्हारे पास कोई अतीत ना हो तो क्या तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है कि तुम अपनी नजर से, अपनी समझ से आज एक साफ सुथरा, खुला, भरपूर, स्वस्थ जीवन जी सको? देखो, पास्ट एक डेटाबेस है, समझ रहे हो बात को? अतीत को स्वयं के माध्यम से आज भी जिंदा रखना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने अपना ध्येय, अपनी जिंदगी यही बना ली है। वो कहते हैं कि हम और कुछ नहीं है, हम अतीत के वर्तमान में चलते फिरते पुतले हैं। हमारे माध्यम से 2000 साल पहले का अतीत आज भी चल रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम अगर ये है कि तुम अतीत को जिंदा रखो, तो अतीत तो तब भी था जब वो था, और अतीत फिर तुम्हारे माध्यम से आज भी है। तुम स्वयं कब जिंदा होगे? तुम तो हो नहीं। तुम्हारी रग रग में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर धड़कन में अतीत ही जिंदा है। और वो भी काफी डिस्टॉर्टेड है। मतलब आपको पता नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो है भी वैसा या नहीं। बिल्कुल। आप जिस अतीत की आपके पास बस इमेज है, वही आप उस इमेज को जी रहे हो। जैसे किसी आदमी को एक स्क्रिप्ट दे दी जाए, वो उसको जी रहा हो। और किसी और ने आपको कभी चटाई है तो आप उसको, आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वो स्क्रिप्ट आपको कभी किसी ने पढ़ा दी थी जी, और वही स्क्रिप्ट आप जिए जा रहे हो। आप कह रहे हो ये मेरा ग्लोरियस पास्ट है, या ग्लोरियस पास्ट है, जैसा भी पास्ट है, दुखदाई पास्ट है, और मैं बस उसी का एक आउटपुट हूं। मेरी अपनी कोई स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं है। देखो फिर कह रहा हूं, हमें पास्ट को डिलीट नहीं करना, ना उसे करा जा सकता है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि अतीत से एक स्वस्थ संबंध क्या होता है। अतीत से स्वस्थ संबंध ये होता है कि उसको तथ्यों की तरह देखो कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और कुछ मामलों में हमें पता भी नहीं है कैसा हुआ था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में एक इतिहासकार ये बात बोलता है, दूसरा ये बात बोलता है, तो वहाँ पर संभावना है कि कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। हम साफ साफ नहीं जानते क्या हुआ था। वो सब क्या है? वो फैक्ट्स हैं, वो डेटा पॉइंट्स हैं। उन डेटा पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है समझने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अतीत की गलतियां अगर समझोगे नहीं तो उन्हें वर्तमान में दोहराओगे। अतीत इसलिए नहीं होता कि उसको वर्तमान में जियो, वर्तमान में दोहराओ। अतीत इसलिए होता है कि उसको समझ लो ताकि वर्तमान में उसे दोहराना ना पड़े। पर हम अतीत को समझना नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? उसको जीना चाहते, दोहराना चाहते हैं। हम अतीत को री इनैक्ट करना चाहते हैं। वो एक पुरानी स्क्रिप्ट है, उसको हम दोबारा जीना चाहते हैं। आचार्य जी, मुझे तो उसके पीछे ये कारण लगता है कि आपको तब वो स्क्रिप्ट बताई गई तो उसमें बहुत सारा आपको कंफर्ट दे दिया, तो वो जो कंफर्ट होता है ना वो नहीं छूटता। क्योंकि अगर अतीत को छोड़ के प्रेजेंट देखा तो चुनौती नई है, चुनौती ताजी है, और आपको अपने बूते पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और वो जो आपकी छाती होती है जो भरी हुई है अतीत से और वो चल रही है आसपास, अब वो दब जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग वैसे ही है जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं, कई बार तो उनकी आदत हो गई होती है, वो जो पुराना फोन आता था
कौन सा? नोकिया वाला। नोकिया वाला, उस नोकिया 1200 उससे अपना करने की। तो अब नए स्मार्टफोन आ भी गए हैं तो वो नोकिया वाला ही इस्तेमाल करते हैं, वो अपना पकड़ के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आदत है पुरानी जिसको छोड़ना नहीं चाहते। उसके साथ जैसा तुमने कहा कंफर्ट बैठ गया है। लेकिन अगर आप पुरानी ही चीज पकड़े रहोगे तो नए से वंचित रह जाओगे। और आप ये देखोगे भी नहीं कि पुरानी एक चीज पकड़ करके आपने अपनी डरने की आदत को और मजबूत कर दिया है। आप वर्तमान से डर रहे हो इसलिए आप अतीत में बैठे हुए हो। आप वर्तमान से डरे हुए हो इसलिए अतीत में बैठे हुए हो। वर्तमान की चुनौतियों का आपके पास कोई मौलिक, कोई नया, ताजा कोई जवाब है ही नहीं। तो आप कह रहे हो कि वो जो पुरानी स्क्रिप्ट थी ले आओ, मैं उसी पुरानी स्क्रिप्ट का एक पात्र बन जाता हूं, मैं उसी पुराने नाटक का एक किरदार बन जाता हूं और उसमें सब कुछ पहले से तय है, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। तो अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सोचूं विचारूं, अपने हिसाब से अपनी समझ से कोई निर्णय लूं। और डर भी मेहनत का है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का है, फेलियर का भी है। पास्ट की स्क्रिप्ट में सारे आउटकम्स भी प्री स्क्रिप्टेड है ना, पहले ही पता है ऐसे करो तो ऐसे होता है, ऐसे करो तो ऐसे होता है। और जिन लोगों ने ऐसी बात बोल दी वो महान कहलाएंगे। तो अतीत में जो बातें बोलनी गई हैं और उनको बोलने पर महान कहला गए, वही बातें आप आज भी दोहराना चाहते हो कि मैं फिर वही बातें बोलूंगा तो मुझे महान बोलो। तो भारत को जो पहली फ्रीडम चाहिए वो तो वही है, फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। पर मैं इसमें एक चीज ये भी कहूंगा कि मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ तो जो हमारा पूरा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था उसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो मेरे लिए पर्सनली बहुत इंस्पिरेशनल रहे। तो राइट फ्रॉम चाहे वो बात करें हम भगत सिंह की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो उनकी एक जो पास्ट मेमोरी आज हमारे पास है, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ, व्हाट शुड आई से, मतलब अ फ्लैग बेयरर और बी अ गाइड। तो तुम ये देखोगे ना कि वो चाह क्या रहे थे, उनका केंद्र क्या था, उनकी स्पिरिट क्या थी। तुम ये थोड़ी करोगे कि वो जैसे कपड़े पहनते थे मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूंगा, वो जैसी साइकिल चलाते थे मैं भी वैसे ही साइकिल चलाऊंगा, उन्होंने जो शब्द बोले मैं उन्हीं शब्दों को दोहरा दूंगा। भारत में तो ये चल रहा है ना। अतीत को वापस लाने को हम बहुत उत्सुक हैं। वापस लाने की बात भी तब होती है जब पहले आपने अतीत कभी छोड़ा हो। बहुत लोगों ने तो कभी छोड़ा ही नहीं था। थोड़ा बहुत जो भारत अतीत से आगे बढ़ रहा था तो अब कोशिश चल रही है कि नहीं, अतीत वापस ले आ दो और तुम कपड़े भी वही पहनो जो 12वीं शताब्दी में पहने जाते थे, तुम भाषा भी वही बोलो जो तब बोली जाती थी, तुम सब कुछ वही करो जो तब होता था। और उसको हम कह देते हैं कि वही तो हमारी परंपरा है और संस्कृति है, हमें उसका पालन करना होगा। भगत सिंह क्या वो सब कुछ कर रहे थे जो उनसे 400 साल पहले होता था? भगत सिंह के कपड़े भगत सिंह अंग्रेजी में लिखते थे, अकबर और औरंगजेब या अशोक महान की भाषा में तो लिखते नहीं थे। भगत सिंह तो पूरे तरह से आधुनिक थे, अपने समय के हिसाब से उस बिल्कुल वक्त से कंधा मिलाकर चल रहे थे। तो अगर आप भगत सिंह से सीखना ही चाहते हो तो यही सीखो ना कि भीतर आज़ादी की मशाल एकदम प्रज्वलित रहे और मैं वर्तमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। नकल थोड़ी करनी, अतीत को दोहराना थोड़ी। अतीत को दोहराने का बस यही मतलब होगा कि तुमने अतीत की गलतियां सारी दोहरा दी। अतीत से सीखा जाता है। भगत सिंह की बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि अब अतीत की वजह से उनको ग्लोरीफाई कर दिया गया है, तो अब आप उनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख रहे हो। उस समय पे अगर आप भगत सिंह को देखते हैं तो कौन कहता है कि मुझे उनके बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो उस वक्त उनको आइडलाइज करते थे। दूसरी बात, आज भी क्या तुम्हारे पास वो मौलिक दृष्टि है कि अगर तुमको कोई बताए नहीं कि भगत सिंह महान है तो तुम स्वयं कह पाओ कि वे महान है? सारी समस्या यहां आती है। जिनके पास आज की अपनी नई ताजी ओरिजिनल दृष्टि नहीं होती, उनको तो ये तक नहीं पता चलता कि हम किसको महान माने किसको नहीं माने। जिसको समाज ने और माहौल ने महान बोल दिया वो उसको महान मानना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछो, तुम्हें बताया नहीं गया होता कि अमुक 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 महान है, तो क्या तुम इन्हें महान मानते? वो नहीं मान पाते। ये समस्या आती है जी। इसलिए मैंने देखा है बहुत बार ये हुआ है कि जब भी भारत की आजादी का डिस्कोर्स स्टार्ट होता है कभी भी पब्लिक लाइफ में, तो वहां पे नए नए ऐसे फिगर्स निकल करके आते हैं जिन पर बताया जाता है कि तुम्हें इनके बारे में कभी बताया नहीं गया, लेकिन ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। और अगर बताया नहीं गया तो लोगों को पता भी नहीं होता जी। और जिनके बारे में पता है उसमें भी बस वही पता है जो बताया गया जी, लेकिन जो बताया गया उसके साथ महानता का शब्द जोड़ दिया गया। तो हमने एक आलसी सी परिभाषा बना ली है कि इस चीज को महानता बोलते हैं, तो मैं भी वही दोहराना शुरू कर दूंगा तो मैं महान हो जाऊंगा। भाई जो सचमुच महान थे
वो किसी और की जिंदगी दोहरा नहीं रहे थे, वो एक ओरिजिनल मौलिक जिंदगी जी रहे थे। वो महान इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने कुछ ओरिजिनल करा। और तुम कह रहे हो मुझे अपना अतीत दोहराना है, तो तुम महान कैसे हो जाओगे? तो मतलब सस्ते तरीके ढूंढने महान होने के। बहुत सस्ता तरीका ये महानता का। अच्छा, जो पीछे की स्क्रिप्ट होती है ना, वही फिर आगे की स्क्रिप्ट तय कर देती है। तो ये हमारी दूसरी फ्रीडम हो गई जो मेरे अनुसार हमें चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम अ स्क्रिप्टेड फ्यूचर। पहली तो थी अतीत से आजादी, दूसरी हमें चाहिए फ्रीडम फ्रॉम अ स्क्रिप्टेड फ्यूचर। आप हिंदुस्तानियों को देखो, सबको अपने आसपास, लोगों के पास इच्छाएं हैं, कामनाएं, एम्बिशंस हैं आगे के लिए, लेकिन सब लोग लगभग एक सी ही चीजें चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये कैसे हो गया? सबको लगभग एक सी चीज चाहिए, मुझे भी फ्यूचर में चाहिए, तुम्हें भी वही चाहिए, इसीलिए उन चीजों के लिए फिर कंपटीशन बहुत है। क्योंकि हम जो फ्यूचर चाह रहे हैं ना, उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। ठीक वैसे जैसे एक पास्ट की स्क्रिप्ट है जो हमने पकड़ ली है, वैसे ही फ्यूचर भी हमें स्क्रिप्टेड चाहिए। और हमें लगता है कि ये मेरी नीड है, मेरी एम्बिशन या मेरी डिजायर है, वो आपकी नहीं है, वो आपका ड्रीम नहीं है, ना आपकी डिजायर है। वो एक प्री रिटन स्क्रिप्ट है जो आपको दे दी गई है, और जैसे आपको दी गई वैसे आपके पड़ोसी को दी गई है, वैसे सबको दी गई है, और इसीलिए सब लोगों को भविष्य में एक सी चीजें चाहिए। और अगर आपने अपने भविष्य पर पहले ही एक स्क्रिप्ट लाद दी है, तो अब फ्रीडम कहाँ है? आपने तो पहले ही तय कर दिया कि कल कैसा होगा, और कल कैसा होगा अगर ये पहले ही निश्चित है तो आप जी क्यों रहे हो? ये तो फिर मशीन वाली बात हो गई ना। मशीनों को प्रोग्राम किया जा सकता है, मशीनों को स्क्रिप्ट किया जा सकता है कि कल तुमको ऐसा ऐसा करना है मशीन, तो मशीन कल वैसा कर देगी। पर इंसान भी अगर तय करके पहले से बैठा हुआ है कि मुझे तो ऐसा ही फ्यूचर चाहिए क्योंकि सब लोगों को वैसा ही फ्यूचर चाहिए, तो फिर कोई ओरिजिनलिटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, कुछ नयापन नहीं आएगा। बस इसमें हमें डर पता चलता है कि हम कितने डरे हुए हैं कि फ्यूचर भी हमें बहुत कन्फाइंड सा चाहिए, सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए। भाई ये ना, ये ठीक है, हाँ अच्छा सैनिटाइज्ड फ्यूचर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। इससे बस हमारे डर का पता चलता है। लेकिन आचार्य जी, मतलब मैं अगर देखूं पूरी सिविलाइजेशन को, वो जिस एक कोर वैल्यू पे खड़ा है, वो तो था ही कि अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी मिले। अगर हम कल मिट्टी के मकान बन रहे थे, आज सीमेंट बना इसलिए रहे हैं कि सर्टेनिटी ज्यादा है कि वो गिरेगा नहीं। तो जो पूरा सिविलाइजेशन ही है, चाहे उसके एड्स हो चाहे कुछ भी हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस सब कुछ, वो तो सिक्योरिटी ही बोल रहे हैं। देखो, सिक्योरिटी किस तल पर चाहिए और किस तल पर फ्रीडम चाहिए, क्योंकि फ्रीडम और इनसिक्योरिटी साथ साथ चलते हैं। ठीक है, आपको वहां सिक्योरिटी चाहिए जहां इनसिक्योर होने से आपकी फ्रीडम बढ़ नहीं जाएगी। उदाहरण के लिए टेबल है जी। अब इस टेबल की टांगे हैं 4, उन टांगों में दीमक लगी है और वो टांगे कभी भरभरा के गिर सकती हैं जी। ये एक इनसिक्योरिटी की बात है, और ये इनसिक्योरिटी किसी भी तरीके से मेरी फ्रीडम को कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रही, बल्कि ये और होगा कि अगर हम उस टेबल पर बैठे हैं जिसकी टांगे कमजोर हैं और कभी भी गिर सकती हैं, तो हम लोग खुलकर फ्रीली बात नहीं कर पाएंगे जी। तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए इस टेबल को लेकर के, ताकि मैं फ्रीली बात कर पाऊं। नाउ दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट्स टू फ्रीडम। अगर कोई बताइए छत इतनी कमजोर है कि कभी भी सर पे गिर सकती है, तो यहां पर एक फ्री कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। आधे समय आपका मन सोच रहा होगा, अरे हिली, क्या आवाज आई, क्या कुछ कांप रहा है, भागो, या बाहर कोई जानवर है वो खा लेगा, कुछ भी। तो उस हद तक हमें सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए ना। तो सिक्योरिटी वो चाहिए जो फ्रीडम को कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करती हो, कटेल ना करे, बेसिकली उसका सब्स्टिट्यूट ना बन जाए। हमें वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए जो डर के कारण हम मांगते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए जो कि हम कहते हैं कि साहब मुझे फ्री होने से डर लगता है, मुझे प्लीज प्लीज सिक्योरिटी दे दो क्योंकि मुझे फ्री होने से डर लगता है। वो कौन सी सिक्योरिटी है? वो पिंजड़े में बंद चिड़िया की सिक्योरिटी है जी। पिंजड़े के भीतर सिक्योरिटी पूरी है। चिड़िया की शायद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती होगी जब वो पिंजड़े में रहती होगी, क्योंकि बंधा बंधाया खाना मिल रहा है और बाहर से कोई बिल्ली वगैरह आके झपट्टा नहीं मार सकती। हमें वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें वो सिक्योरिटी चाहिए जिस पर हम उड़ान भर सकें। हमें वो सिक्योरिटी चाहिए जो एक हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी में, उसके इंजन में और उसके विंग्स में होती है।
that allows it to soar high. जी बात समझ रहे हो ना? 36,000 फुट पर तुम्हारा प्लेन नहीं उड़ सकता है हम्म, अगर ये बात सिक्योर्ड ना हो कि उसके दोनों इंजन ठीक हैं, दोनों विंग्स ठीक हैं, उसका डिजाइन ठीक है और ऑब्वियसली उसके पायलट्स ठीक हैं. हमें वो सिक्योरिटी चाहिए. हाँ, और इसमें assumption तो यही है ना कि lust for greatness, as in if somebody wants to be great, then he has to take the required risk. अब अगर हम बात करें फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम, कोई बोल सकता है मेरी तो फ्रीडम है कि जी मेरे को ग्रेटनेस चाहिए ही नहीं, मेरे को तो एक पिग्मी जीवन चाहिए. नहीं, वहां पर जो एक फंडामेंटल रूल है लाइफ का वो वायलेट हो रहा है. आप नहीं कह सकते कि आपको ग्रेटनेस नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेटनेस वास्तव में फ्रीडम का ही दूसरा नाम है. ग्रेटनेस फ्रीडम का ही दूसरा नाम है. आप कभी भी नहीं कहोगे कि किसी ने खुद ब खुद स्लेवरी चुनी है इसलिए वो ग्रेट था. आप ग्रेट ऐसे ही ले लो, आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को ग्रेट बोलते हो. हाँ, तो ग्रेटनेस फ्रीडम का ही दूसरा नाम है. और फ्रीडम मांगना स्वभाव है. मनुष्य क्या है, दुनिया में कोई जीव नहीं है जो कैप्टिविटी में, कन्फाइनमेंट में, कैद में खुश अनुभव करता हो, सहज अनुभव करता हो. तो कोई ये बोले मुझे ग्रेट नहीं होना, इसका मतलब वो कह रहा है मुझे फ्री नहीं होना. और फ्री नहीं होना अगर आप बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि फ्रीडम तो आपका एसेंशियल नेचर है. इंसान क्या, जानवर भी पसंद नहीं करता उसको तुम पिंजड़े में डाल दो या उसके पट्टा डाल दो. तो अगर कोई बोल रहा है आई डोंट वांट फ्रीडम, तो बहुत मक्कार आदमी है. लेकिन आज की जो जनरेशन है, एटलीस्ट जो मेरे हमउम्र लोग हैं, वो एक ही फ्रीडम की बात करते हैं, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम. मतलब अभी हम जिस ग्रेटनेस के, जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे थे, वो प्रॉब्लली मैं देखता हूँ उन टर्म्स में तो सोचते ही नहीं है. उनके मन में बस एक ही रेस चलती है कि आई वांट, जिसे वो फायर बोलते हैं, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर्ड अर्ली, कि मैं जल्द से जल्द फ्री होना चाहिए. नहीं, सी व्हाट दे वांट इज फाइनेंशियल एक्यूमेन. What they want is a financial base. जी Whether that amounts to freedom is a totally different question. आपने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम, जी ये जरूरी नहीं है ना कि जो आपने फाइनेंशियल अपना बेस बनाया है वो फ्रीडम को कंट्रीब्यूट कर रहा हो. कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. जी भाई कोई कहे मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम इसमें है कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए. 2 करोड़ रुपए का संबंध फ्रीडम से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. 99% मामलों में जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं दिस विल गिव मी फाइनेंशियल फ्रीडम, वो नहीं समझ रहे होते, झूठ बोल रहे होते हैं. आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसका इस्तेमाल आप फ्रीडम के लिए करने ही नहीं वाले हो. आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि दिस विल गिव मी फ्रीडम. वो पैसा आपको फ्रीडम नहीं देगा, क्योंकि उस पैसे के द्वारा फ्रीडम पाने की ना आपकी नीयत है ना समझदारी है. आप जानते ही नहीं हो कि फ्रीडम चीज क्या होती है. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि फ्रीडम का जो पूरा प्रोसेस है उसमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़े. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि इतना पैसा चाहिए मुझे, तब जाके मैं अपनी बॉन्डेजेस को इफेक्टिवली फाइट कर सकता हूं. ये बिल्कुल हो सकता है. लेकिन उसके लिए आपको पता तो हो आपकी बॉन्डेजेस क्या है. अदरवाइज ये ऐसी सी बात है कि मैं एक सोल्जर हूं, मैं बहुत सारा एम्यूनिशन इकट्ठा कर रहा हूं, बहुत सारा गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, तमाम तरह की वेपनरी मैंने इकट्ठी कर ली है. I don't know who's my enemy. मैं ना तो ये जानता हूं कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मैं ना ये जानता हूं मेरा एनिमी कौन है, ना मुझे ये पता है मुझे कौन सा बैटल ग्राउंड पिक करना है. ज्यादातर लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं. आप गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हो, व्हाट डज गोला बारूद स्टैंड फॉर हियर? Finances, money. मनी, फाइनेंस. आपने गोला बारूद इकट्ठा कर लिया, उसे करोगे क्या? खाओगे? यू डोंट इवन नो हु इज द वन टू बी फायर्ड एट. तो ले दे करके आप उससे इकट्ठा करे रहोगे, उसके ऊपर बैठे रहोगे. एक दिन वो या तो एक्सप्लोड कर जाएगा या फिर आप मिस फायरिंग शुरू कर दोगे. आपको पता नहीं होगा किस पे फायर करना है, तो आप रैंडमली किसी पे फायर कर दोगे और अपना ही नुकसान करोगे. फ्रीडम के लिए तो जो कुछ भी इकट्ठा करना पड़े वो वाजिब है, वैलिड है. पर फ्रीडम के लिए ना, क्या आप जानते भी हो कि आपकी बॉन्डेज कहां है? जब आपको अपनी बॉन्डेज नहीं पता तो आपको कैसे पता कि मनी विल हेल्प यू ब्रेक योर बॉन्डेजेस? मुझे मेरी बॉन्डेजेस पता हो तभी तो पता चलेगा कि मेरी बॉन्डेजेस का सॉल्यूशन क्या है. मुझे भी मेरी बीमारी पता हो तभी तो पता चलेगा मेरी दवाई क्या है.
जब मुझे यही नहीं पता कि मेरी एसेंशियल बॉन्डेज क्या है, तो मैं पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा हूं? हाउ डू आई नो दैट मनी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बॉन्डेज? जी। पर ये काफी स्ट्रेंज चीज है अभी, क्योंकि मतलब ठीक है, देश आजाद हो चुका है बहुत सालों पहले, पर जो आम भारतीय है वो आजाद नहीं है, जो हमें दिखता है साफ अपनी जिंदगी में बाहर भी। और वो लोग एक उम्र के बाद जैसे ही शुरू करते हैं, हम प्रोफेशनल एजुकेशन ले लेते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन करियर में पहुंच जाते हैं, और फिर हमारा ट्रैक ही वो बन जाता है कि हमें अब कैसे भी फाइनेंशियल सस्टेनेंस करना है। जो बात आप कर रहे हैं अभी ग्रेटनेस की या फिर फ्रीडम की, एक्चुअल फ्रीडम की, वो सवाल ना दुनिया कभी हमारे सामने पोज करती है, ना खुद हमारे अंदर से कभी उठता है कि प्रोबेबली इट्स वी बिलीव इट्स ऑटोमेटिक कि पैसा आ गया है तो फ्रीडम तो आएगी ना। ऑटोमेटिक नहीं साहब, बिल्कुल हो सकता है कि पैसा आ गया हो और आप पहले की तरह ही गुलाम रहो भीतर से। बिल्कुल हो सकता है कि पैसा आ जाए और आपकी गुलामी को और बढ़ा जाए। तो पैसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, पैसे में कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपने अगर अपनी जो भीतरी बेड़ियां हैं, जो भीतरी चेन्स हैं, अगर आप उनको सही आइडेंटिफाई कर पाए हो, तो आप पैसे का सही इस्तेमाल करके उन चेन्स को काट पाओ। पैसा एक अच्छा रिसोर्स होता है भाई, लेकिन मुझे पहले पता तो हो कि मेरी बॉन्डेज क्या है और उस बॉन्डेज को काटने में पैसा इफेक्टिव है भी या नहीं, ये मुझे पहले पता करना पड़ेगा। तो मतलब समझ सबसे पहले आती है, मतलब आप इससे पहले कहीं भी बढ़ो, कुछ भी करो, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि खेल क्या है। हम आएंगे उस पे, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। फ्रीडम फ्रॉम पास्ट, फ्रीडम फ्रॉम फ्यूचर, फ्रीडम फ्रॉम इरेशनैलिटी। मेरे देश को आज इसकी बहुत जरूरत है। इरेशनैलिटी इन व्हाट सेंस? मतलब इरेशनैलिटी माने अतार्किकता, अंधविश्वास, यूं ही कुछ भी मान लिया चल रहा है। वी आर अनरीजनेबल पीपल बाय एंड लार्ज। एज दे से वी आर इंडियंस आर इमोशनल, और उसको हम अपनी खासियत की तरह दिखाते हैं कि साहब हम इमोशनल बहुत हैं, सो वी डोंट अंडरस्टैंड रीजन। देखो, जिसको आप इमोशन बोलते हो ना, वो बहुत हद तक एक फिजिकल और एनिमलिस्टिक चीज होती है। इवन एनिमल्स एक्सपीरियंस इमोशन, बट एनिमल्स कैन नॉट लॉजिकली थिंक और रीजन आउट। जिसको आप इमोशन बोलते हो ना, ह्यूमन बीइंग्स शेयर देयर इमोशंस विद एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग से जितने इमोशंस होते हो तुम एनिमल्स में भी पाओगे। आपको गुस्सा आता है, एनिमल को भी आता है। आपको अटैचमेंट होता है, एनिमल को भी होता है। आपको फियर होता है, एनिमल को भी होता है। आपको लस्ट होती है, एनिमल को भी होता है। आपको ममता उठती है माँ में बच्चे के लिए, वो आप पाओगे गाय में बछड़े के लिए भी होती है। जितने हमारे इमोशंस होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं। लेकिन एनिमल्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं डिस्कवर करेंगे। एनिमल्स साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, आर्ग्यूमेंटेशन, लॉजिक, रेटोरिक ये नहीं करेंगे। ये चीजें हैं जो हमें एनिमल से अलग बनाती हैं। तो ये कोई बहुत गौरव की बात नहीं है कि साहब हम इमोशनल आदमी हैं। वी रिस्पेक्ट इमोशंस, लेकिन इमोशंस तो एनिमल्स के पास भी होते हैं। इंसान को इंसान बनाती है सोच समझ पाने की, तर्क कर पाने की उसकी क्षमता। पहले ये कि वो सोच सकता है और फिर वो अपनी सोच को विराम दे करके अंडरस्टैंडिंग पर आ सकता है। थिंकिंग दैट कल्मिनेट्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये हमें खास बनाता है। विचार और बोध। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो एनिमलिस्टिक नेचर से ही पैदा। हाँ, बिल्कुल। तो वो पैदा तो इरेशनली होता है। हाँ, बिल्कुल। पर उसका फिर ये ग्रेजुएशन कैसे होगा रेशनैलिटी के प्लेन पे? देखो, छोटा बच्चा होता है, उसका तुम जानते हो आईक्यू कितना होता है? जानते हो 2 साल का जो बच्चा होता है उसका आईक्यू उतना ही होता है जितना जानवरों का होता है। जी। जब हम बात करते हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं उनकी, तो उनका आईक्यू हम ऐसे ही मेजर करते हैं कि कुत्ते का आईक्यू 2.5 साल के बच्चे के बराबर होता है,
फिर जो थोड़े इंटेलिजेंट प्राइमेट्स होते हैं तो उनका हम कहते हैं कि 4 साल 5 साल के बच्चे के बराबर भी इनका आईक्यू होता है, चिंपैंजी और ओरंगुटैन इन लोगों का ऐसे करते हैं। तो ये तो प्रकृति की बात है कि तुम जैसे जैसे उम्र से बड़े होते हो वैसे वैसे तुम्हारा आईक्यू बढ़ता जाता है। तो बच्चा पैदा होगा एनिमलिस्टिक ही और उसका आईक्यू एनिमल के ही बराबर होगा जब वो पैदा होगा, लेकिन आपको मानव शरीर मिला है, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका आईक्यू बढ़ता है। भारतीय ऐसा क्या कर रहे हैं कि बड़ा होने के बाद भी उनकी मतलब आईक्यू नहीं बढ़ रहा है? देखो इंटेलिजेंस भी एक तलवार की तरह होती है, उसको धार देनी होती है, उसका इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने अपनी आदत बना ली है इलॉजिकल जीवन जीने की, अनरीजनेबल जीवन जीने की, तो आपकी लॉजिक की शक्ति भी क्षीण पड़ती जाती है। अगर आप जहां कहीं भी कोई आपके सामने जिंदगी एक दो राह लाती है, फैसला करिए साहब, डिसीजन है, और आपने आदत बना ली है कि डिसीजन तो मैं इमोशन और इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन से ही करता हूं, तो आप पाओगे कि आपकी इंटेलेक्ट अपने आप ही मुरझाती जा रही है, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना पड़ता है भाई। वो भी एक स्किल है, उसको आप एकदम खाली छोड़ दोगे तो फिर आप पाओगे यू हैव लॉस्ट इट। तो इट्स अ थिंग ऑफ कल्चर। किड्स हैव टू बी ट्रेन्ड टू बी रीजनेबल, किड्स हैव टू बी एजुकेटेड इन द प्रॉपर प्लेस ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट। हम इमोशंस का अपमान नहीं कर रहे, हम जानते हैं इमोशंस क्या है और हमें पता है उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, पर हम कह रहे हैं कि जानो कि इमोशंस क्या हैं। अगर आप ये जान ही नहीं पाओगे कि इमोशन क्या चीज है तो आप इमोशंस के गुलाम बन जाओगे। दूसरी एक और चीज हुई है कि एजुकेशन का जो रोल है वो काफी सबसाइड कर दिया गया है। बोला गया कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और मैं उसके पीछे का एक कारण बहुत बड़ा ये देखता हूँ कि एजुकेशन को हमेशा एक माध्यम माना गया कि वही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब चूंकि एक जनरेशन आ चुकी है जिसके पास कंसिडरेबल फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को मतलब एजुकेशन के लिए भी इतना कोई ट्रेन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, जैसे होता है ना कि बापू जी के पास पैसा है तो तू ऐश कर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है। अगर हमको एजुकेशन नहीं मिल रही है, मैं अभी फॉर्मल एजुकेशन समझ रहा हूँ, तुम वही बोल रहे हो जी। अगर हमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल रही है और तो हमें दुनिया के बारे में कैसे पता चलेगा? ये एक संसार है जिसमें हम रहते हैं, और अगर मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, ये दुनिया कैसे काम करती है, इसकी इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, ये हम एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रहते हैं, सारी साइंस सारी टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, दुनिया भर में पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सब अगर मुझे ज्ञान ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मैं अपनी इमेजिनेशन पे चलूँगा, क्योंकि मन खाली तो रह नहीं सकता। जब फैक्ट्स नहीं होते तो फैक्ट्स का सब्स्टिट्यूट क्या बना लेता है? इमेजिनेशन। फैक्ट्स नहीं है तो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, ही विल सब्स्टिट्यूट फैक्ट्स विथ इमेजिनेशन एंड स्टार्ट थिंकिंग, बिलीविंग दैट द इमेजिनेशंस आर फैक्ट्स। यहाँ पर भारत में बहुत कम लोग हैं जो अमेरिका गए हैं एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ठीक से अमेरिका का इतिहास या वहां की आज की व्यवस्था पढ़ी भी है जी। लेकिन अमेरिका के बारे में ओपिनियन रखने में हर हिंदुस्तानी एकदम आगे है जी। और उसको लगता है कि वो जो बोल रहा है वो फैक्ट है। भाई तुझे क्या पता है अमेरिका के बारे में? अरे हमें अमेरिका नहीं बनना, अमेरिका के लोग चरित्रहीन होते हैं, अमेरिका में पता है क्या हो रहा है? अमेरिका में सारे जंगल उन्होंने काट दिए हैं, अमेरिका में पूरे अमेरिका में सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। भारत है जहां हम प्रकृति को पूजते हैं और प्रकृति को माँ कहते हैं। दुनिया के सारे जंगल भारत में हैं, अमेरिका में तो सिर्फ कंक्रीट की इमारतें खड़ी हुई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन गंदी चीज होती है, वो देखो अमेरिका ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। हमारी सब नदियां देखो कितनी साफ है, अमेरिका की नदियां एकदम गंदी हैं। पहली बात तो तुम अमेरिका कभी गए नहीं, दूसरी बात तुमने इतना भी श्रम नहीं करा कि कम से कम अमेरिका के बारे में पढ़ लो कि वहां कितने जंगल और कितनी नदियां हैं और वहां के लोग कैसे हैं। आम भारतीय के लिए जो आम अमेरिकन है वो किसी दानव जैसा है, किसी अपराधी जैसा है या किसी जोकर जैसा है। फैक्ट नहीं है तो क्या करना है? इमेजिनेशन। और हम अपनी इमेजिनेशंस पे बड़ा गहरा यकीन करते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं है, हम पढ़ने नहीं जाते। जो भारत में डेटा कंजम्पशन होता है पूरा इंटरनेट पे, उसका बहुत छोटा हिस्सा है जी। जो वास्तव में नॉलेज से संबंध रखता है। हमें न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने हैं,
तो हमने उसका विकल्प ये निकाला है कि 10-10, 20-20, 30-30 मिनट का कोई आकर के हमें यूट्यूब पर बता दे फलानी जगह क्या चल रहा है, हम सोचते हैं हमको नॉलेज मिल गया। जो बता रहे होते हैं अक्सर, अब तो ऐसे सैकड़ों चैनल हो गए हैं और दिन दूने रात चौगुने मशरूम कर, जो बता रहे होते हैं उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता, उन्होंने कहीं इधर उधर से कुछ पढ़ लिया, आकर के 10 मिनट का कुछ बता दिया, वो भी तड़का लगा करके, आपको लगता है कि आपको कुछ नॉलेज हो गया, आपको लगता है आपको नॉलेज हो गया, और आप अपनी इसी बिलीफ को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को नॉलेज समझ के, तथ्य फैक्ट समझ करके अपनी जिंदगी जीने शुरू कर देते हो। तो वो जो वर्ल्डली इग्नोरेंस है वो हमें खत्म करनी पड़ेगी। वी नीड फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली इग्नोरेंस। लेकिन ये चीज तो फिर मैं मतलब जो आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया अभी पूरा, ये तो इंडियंस की अदर हर मतलब वॉक ऑफ लाइफ पे मतलब अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ को लेकर के हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें यकीन पूरा है कि हम जानते हैं। जी, वो जो पूरा फेक न्यूज का बाजार है भारत में, और वो फेक न्यूज ऐसा नहीं है कि टीवी चैनल से आ रहा है, जो पड़ोस का अंकल है वो फेक न्यूज का ओरिजिनेटर है। मैं बताता हूँ तुम्हें आज बुखार है जी, आसपास के 5 घरों में चले जाओ, सब यहां पर MBBS MD बैठे हैं। हर आदमी तुम्हें बता देगा। कोई कहेगा करेले की जड़ चबा लो, कोई कहेगा जाकर के चने के झाड़ पे चढ़ो, कोई कहेगा जाके जामुन के पेड़ पे बैठो, कोई कुछ बताएगा, कुछ। सबको अपनी अपनी ओर से सबको लगता है कि हम ज्ञानी हैं। भारत में ज्ञान का इतना भारी अपमान है कि हर मूर्ख अपने आप को ज्ञानी समझता है। भारत को ज्ञान की थोड़ी इज्जत करनी शुरू होगी। और अभी मैं सांसारिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात भी नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक बहुत दूर की चीज होती है ज्ञान। हमारे पास तो सांसारिक ज्ञान भी नहीं है। हमें क्या पता है दुनिया के बारे में, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पता है, हमें दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में क्या पता है, हमें दुनिया की हिस्ट्री के बारे में क्या पता है। आम हिंदुस्तानी से पूछो कि यूरोप और भारत के इतिहास आपस में इतने गुथे हुए रहे हैं, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डच, ये सब के सब भारत में रहे लोग। ब्रिटेन का इतिहास, भारत का इतिहास, ये कम से कम पिछले 400 सालों का ऐसे है। थोड़ा हमें बताना ब्रिटेन का इतिहास, यूरोप का इतिहास बताओ थोड़ा हमको। भारत में कौन होगा जिससे तुम कहो कि फ्रांस या ब्रिटेन या जर्मनी का इतिहास बता दो पिछले 1000 सालों का? बिल्कुल ब्रॉड आउटलाइन, एक ब्रॉड स्केच बता दो तो कोई बता पाए? नहीं बता पाएंगे। हम कुछ नहीं जानते दुनिया के बारे में, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं, हमें लगता है हम सब जानते हैं। हर आदमी बिल्कुल महाज्ञानी है, बिना पढ़े, बिना श्रम करे, बिना जाने सब महाज्ञानी हो जाते हैं। तो हमें फ्रीडम फ्रॉम दिस फॉल्स कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली इग्नोरेंस चाहिए। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली इग्नोरेंस और फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एक साथ चलते हैं, क्योंकि आपको अभी का कुछ नहीं पता, आप इमेजिनेशन में जीते हो। परफेक्ट। ये जितनी फ्रीडम्स की हम बात कर रहे हैं असल में सब एक साथ चलती हैं। ये तो समझाने के लिए हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, वरना ये सब एक साथ चलती हैं। और जब आप बात कर ही रहे हो फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली इग्नोरेंस, तो उसमें अगली चीज आ जाती है, गोज विदाउट सेइंग, फ्रीडम फ्रॉम इनर इग्नोरेंस। आत्मज्ञान जैसी चीज तो हमारी संस्कृति में एकदम नहीं है। ईमानदारी से बैठ करके खुद से पूछना कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे फैसले कहां से आ रहे हैं, मेरे जीवन का आधार क्या है, मैं जहां रिश्ते बना रहा हूं, जिधर को मेरी कामनाएं मुझे ले जा रही हैं, क्यों बह रहा हूं। चुपचाप स्वयं से बात करना, जो कि सारे अध्यात्म का आधार है। ध्यान, अपने ऊपर ध्यान धरना, आत्म अवलोकन, उसी से आत्मज्ञान उदित होता है। वो तो हमने बिल्कुल खा पी करके वैसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं खुद को नहीं देखूंगा, मैं दुनिया भर की बातें करूंगा। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, याद है? दुनिया भर की बातें करूंगा, स्वयं को नहीं देखूंगा। और भारत में ही जो हमारी पूरी सीख रही है विद्वानों से, ज्ञानियों से, उन्होंने बार बार यही बोला कि छोड़ देना, भीतर देख, भीतर देख। आज ही हम अभी शाम को कितनी सुंदर बात कह रहे हैं महाज्ञानी, कि जाका नाम धरे विधि हरिहर, सहस मुनि 88, सो तेरे घट माही बसत है, अलख पुरुष अविनाशी। सो तेरे घट माही बसत है, जिसको
जिसको इंसान ही नहीं, सब देवी देवता और भगवान भी खोज रहे हैं, जिसको स्वयं भगवान खोज रहे हैं, परम तत्व। वो परम तत्व इधर है, पर इधर देखना पड़ेगा ना। हमारी नजरें बस उधर देखती हैं। स्वयं को देखने का हमने अभ्यास खो दिया है। स्वयं को देखने का हमने अभ्यास खो दिया है। तो हमें फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ भी चाहिए। आत्म अज्ञान से आजादी, आत्म अज्ञान से आजादी वो बहुत जरूरी है। नहीं तो हम बस बाहर बाहर आजादी का जश्न मनाते रह जाएंगे, तो भीतर से हम वही पुराने गुलाम रह जाएंगे। पर ये जो वो जो नीड है ना कि मुझे अपने भीतर देखने की जरूरत है, ये बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को इस तरह देखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अनईजी फील भी करता है तो उसको लगता है कि अगला जोमेटो का ऑर्डर करूंगा उससे ठीक हो जाएगा, अगले ट्रिप पे चले जाऊंगा उससे सही हो जाएगा, किसी दोस्त से बात कर लूंगा उससे सही हो जाएगा, इंस्टाग्राम थोड़ी देर स्क्रॉल कर लूंगा उससे सही हो जाएगा। उसको कभी पता ही नहीं चलता कि ये सारे तरीकों से सही नहीं होगा, शायद कुछ और बेहतर इलाज की जरूरत है। उसके लिए तो यही है ईमानदारी। तुम्हें जो इलाज करने हैं करो, पर इलाज का अंजाम क्या हुआ, आउटपुट क्या आया, ईमानदारी से मानो ना। तुम्हें लग रहा है कि तुम फलाना इलाज काम करेगा, तुम कर लो, आजमा लो, लेकिन फिर ये मानो कि तुमने जो आजमाया वो काम नहीं आया। ये ईमानदारी नहीं होगी तो फिर कोई फ्रीडम नहीं है। ऑनेस्टी और फ्रीडम बिल्कुल साथ चलते हैं। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो बात करते हैं ना कि चलिए 400 साल पुराना, चलिए अपना पूरा इतिहास देखिए, वो भी उनको ऐसा लगता है कि वो अब अपने आप को देख रहे हैं, कि जो असल में अज्ञान है उसी को ज्ञान मान के आगे बढ़ा जा रहा है। कि देखो, अज्ञान कभी ये कहकर नहीं आता कि मैं अज्ञान हूं। अज्ञान हमेशा ये कह के आता है मैं ज्ञान हूं। अज्ञान की औकात नहीं है कि अपना असली नाम बता दे और फिर भी वो स्वीकार किया जाए। अज्ञान जब भी आता है ये बोल के आता है कि मैं तो ज्ञान हूं। और भारत में खासकर इस वक्त मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी ऐसी ताकतें छाई हुई हैं, ऐसे लोग छाए हुए हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, जो अज्ञान को ज्ञान बताकर परोस रहे हैं। और जिनको परोस रहे हैं वो बेचारे को जानते नहीं तो स्वीकार कर लेते, उनको लगता है सही ही बता रहा होगा। इतिहास के नाम पर ऐसे ऐसे झूठ परोसने वाले पेशेवर लोग पैदा हो गए। उनका पेशा ही यही है कि इतिहास के नाम पर झूठ परोस दूंगा। और लोगों को लगता है कि भाई वो आदमी इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा है तो सही बता रहा होगा। उनकी अगर कोई कोर कॉम्पिटेंस है, कोर स्किल है, तो कॉन्फिडेंस। उनसे पूछो कि तुम्हारी कोर स्किल क्या है, तो उनकी कोर स्किल ये नहीं है कि कुछ ज्ञान है या कुछ है, हिस्टोरियन है। उनकी कोर स्किल ये है कि उन्हें कॉन्फिडेंटली बोलना आता है। अज्ञान ज्ञान की शक्ल लेकर के हमारे जहन पे घर करता जा रहा है। झूठा ज्ञान, इस झूठे ज्ञान को काटना बहुत जरूरी है। फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स कॉन्फिडेंस दैट कम्स विद फॉल्स नॉलेज। और आचार्य जी, मेरा फिर वही सवाल आता है कि जैसे मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक आदमी है, अब उसको ये ज्ञान मिल रहा है और वो नहीं जानता है भी फर्क ज्ञान और अज्ञान के बीच में, और वो सच में चाहता है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो। तो मतलब अगर मैं उसके लिए कोई टू डू पूछूं कि वो कैसे, सबसे पहले तो ये माने कि वो ईमानदारी से जो देख रहा है कि गलत है, वो गलत है भी या नहीं। ईमानदारी का फिर कोई काउंटर चेक नहीं होता। ईमानदारी आखिरी चेक होती है। आपकी ईमानदारी के ऊपर आकर किसी ने मान लो कुछ बता भी दिया कि देखो तुम जो सोच रहे हो गलत है, लेकिन उसने जो बताया वो भी तुम मानोगे या नहीं मानोगे, ये फैसला किसका होगा? हमारा। तो ले देखे तुम्हारी ईमानदारी का तो फैसला है ना। तो आखिरी चीज तो ईमानदारी है, उस पर आगे सब रुक जाता है। सत्यनिष्ठा अध्यात्म में बहुत आखिरी बात होती है, सत्यनिष्ठा। उसी को प्रेम बोलते हैं। सत्य से वो प्रेम नहीं है तो फिर कोई कितना पढ़ाए लिखाए कुछ काम नहीं आता। मतलब बेसिकली हम इस पूरे डिस्कशन में इंडिपेंडेंस को नए मतलब दे रहे हैं। वो मतलब दे रहे हैं जो सचमुच काम आएंगे। नहीं तो साल में एक दिन जश्न मना लेने से क्या हो जाएगा? जब मैं बिल्कुल किशोर था और जवान हो रहा था, द ट्रांजिशन फ्रॉम टीनेज टू यूथ, तो मेरी जिंदगी में धूमिल आए थे। उन्होंने इतनी एक जबरदस्त बात कही थी, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है?
या इसका कोई खास मतलब होता है? और उनसे मैंने सीखा था कि आजादी का कोई खास मतलब होना चाहिए। एक दिन 3 रंग और वो पहिया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, एक दिन मात्र तिरंगे का सम्मान कर लेने से आपने स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर लिया। ये बहुत चलता है, एक दिन तिरंगा तिरंगा। अरे तुम क्या, धोखेबाजी है। क्या आजादी, ये मैं कवि धूमिल को उद्धृत कर रहा हूं, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? खास मतलब होता है। और आजादी का जो खास मतलब है, ऊंचे से ऊंचा मतलब है, महान अर्थ है, वो हमें पता होना चाहिए। ये बड़ी अजीब चीज है। मैं अभी इस विषय में सोच रहा था, मुझे भी लग रहा है कि जो लोग एक्चुअली आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको तो शायद पता भी नहीं था कि कभी कोई झंडा बनेगा, वो किस रंग का होगा, उसमें क्या चीजें होंगी। पर हमारे लिए इस दिन का जो मतलब है सिर्फ यही है बचपन से कि एक झंडा बना। जो अर्थ दिवाली पर पटाखों का हो गया है, जी, बहुत दुख की बात है। हमने वही अर्थ 15 अगस्त पर तिरंगे का बना लिया है, और इसमें तिरंगे का भी कोई सम्मान नहीं है। तिरंगे का सम्मान तब है जब हम स्वतंत्रता, मुक्ति, आजादी, स्वाधीनता के वास्तविक अर्थों को समझें। उस दिन तिरंगा भी सचमुच फिर शान से फहरा पाए। नहीं तो आप एकदम एक गुलाम किस्म की जिंदगी जी रहे हो। आपकी जिंदगी में 100 तरह की बॉन्डेजेस हैं, इग्नोरेंस हैं, स्लेवरी है, फियर है, और आप 15 अगस्त को जाकर के ऊपर तिरंगा फहरा दो। मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़े लाभ की या गौरव की बात है। बेसिकली हम बहुत कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई, तो हम वहीं पे आके हमने पॉलिटिकल फ्रीडम को फ्रीडम मान लिया है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इनर फ्रीडम नहीं रहती तो फिर पॉलिटिकल फ्रीडम भी छिन जाती है। और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम छिनती जा रही है। वो पता होने के लिए भी इनर फ्रीडम होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग एडजस्ट कर गए हैं अपनी ही एक छोटी दुनिया में। उनको चलता है कि वो जो छोटी दुनिया है ना, वो समाज है उनका। उस समाज में जो चल रहा है, उनको लगता है हम भी वैसे ही चल रहे हैं तो ठीक ही चल रहे होंगे। जब भीतर अपनी निजी रोशनी नहीं होती ना, तो इंसान समाज का पिछलग्गू बन जाता है। तो आज के लिए मैं बस आखिरी जो फ्रीडम मुझे लगता है कि हम में होनी चाहिए वो बोले देता हूं, फ्रीडम फ्रॉम सोशल कॉन्फॉर्मिटी, सामाजिक दासता से मुक्ति। कि भीतर अपना कुछ नहीं जानते, तो जैसी दुनिया चल रही वैसी चलेंगे, और डर बहुत लगता है कि समाज के से थोड़ा हम दाएं बाएं हो गए तो लोग क्या बोलेंगे। ये इसी बात की निशानी है कि तुम्हारी अपनी कोई मौलिक दृष्टि नहीं है। जो मौलिक दृष्टि नहीं होती तो फिर साहस भी नहीं होता, और आप डरे डरे भेड़ की तरह समाज के पीछे चलते रहते हो। हमें आज लोग चाहिए जो नई जमीनें तोड़ सकें, जो नई दिशा में सोच सकें, जो नए दरवाजे खोल सकें। अतीत की भीड़ के पीछे चलना या अपने आसपास जैसा समाज है, जैसी व्यवस्था है, बस उसी को ढोते रहना, इसमें कुछ नहीं रखा है। फिर तो बहुत मतलब अजीब चीज मुझे भी लग रही है कि मैंने देखा इंडिपेंडेंस डे इज बेसिकली लॉन्ग वीकेंड फॉर पीपल, और बस छुट्टियां मिल गई हैं और अपना घूमने जाओ। तो वो तो इन दिनों का इस्तेमाल भी बस इसलिए कर रहे हैं कि उनका सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, उसमें कोई रेवोल्यूशन की तो दूर। ये एक सोशल नॉर्म है, ये एक प्रथा बन गई है जी कि इंडिपेंडेंस डे आएगा और कई बार वो लॉन्ग वीकेंड बना देता है। नहीं भी बनाता तो बीच में एक दिन की छुट्टी ले लो तो लॉन्ग वीकेंड बन ही जाता है। और मजा आ जाता है कि अगर 15 अगस्त, राखी, जन्माष्टमी सब आसपास आ और एक वीकेंड, ये सब एक में कहीं आसपास पड़ जाए तो पूरे हफ्ते 10 दिन की मौज आ जाती है। ये अर्थ बन गया है हिंदुस्तानियों के लिए। इसमें क्या रखा है? मतलब आप इंडिपेंडेंस डे पर भी अपनी बॉन्डेजेस सेलिब्रेट कर रहे होते हो। आज दुनिया के सामने बड़े से बड़ा जो मुद्दा है वो क्लाइमेट चेंज का है। भारत के सामने भी जो बड़ी से बड़ी इस वक्त चुनौती खड़ी है, खतरा खड़ा है, प्राण घातक खतरा खड़ा है, क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज होता है कंजम्पशन से, और हमने इन सब त्योहारों को भी कंजम्पशन का माध्यम बना लिया है।
इस मूर्खता से फ्रीडम चाहिए भाई। हम्म, लेकिन इन सम वे जैसे हमने आज से 80 साल पहले 200 साल पहले एक आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आप उसी तरह से एक दूसरी नई काइंड ऑफ फाइट या स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत को जो आज़ादी मिली ना, वो ब्रॉड बेस्ड नहीं थी। ब्रॉड बेस्ड किस अर्थ में कि जब हम आज़ाद हुए, आज हम 140 करोड़ हैं, हम आज़ाद हुए हम 40 करोड़ थे। इन 40 करोड़ लोगों में बहुत कम थे जो सचमुच आज़ादी के कदरदान थे। इसीलिए तो जो ब्रिटिश थे इतने सालों तक, 2 शताब्दियों तक भारत पर राज कर पाए। नहीं तो वो जो छोटा सा देश है चंद द्वीपों का, उतनी दूर यूरोप में भी पश्चिम में देश है, वहां से आके कैसे हम पर राज कर जाता? मुश्किल 4-5 लाख लोग, 4-5, क्योंकि भारत को आजादी की कद्र नहीं थी। कद्र नहीं थी। तो इसीलिए 200 साल अपना उनका चल गया। जब आपको किसी चीज की कदर नहीं होती तो आपको वो चीज मिल भी जाए तो आप उसको कितनी इज्जत दोगे? इसीलिए हिंदुस्तान आजादी को इज्जत दे नहीं पाया है। जो पूरा जो आंदोलन भी हुआ आजादी का, वो भी बहुत ब्रॉड बेस्ड नहीं था। सच पूछो तो आप फोटो देखते हो, उसमें आपको बहुत भारी भीड़ दिखाई देती है गांधी जी के पीछे। आपको लगता है अरे लाखों लोग चाहते थे आजादी मिले, लाखों लोग चाहते भी थे। तो वो लाखों लोग कितना बड़ा प्रतिशत बन गए 40 करोड़ की आबादी का। इसी तरीके से आप जब क्रांतिकारियों को देखते हो, आपको नाम याद आते हैं, आप कहते हो शहीदों की चिताओं पे लगे, तो आप बात करते हो राजगुरु की, भगत सिंह की, सुखदेव की, आप आज़ाद की बात करते हो, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपको लगता है कि बहुत सारे क्रांतिकारी थे। साहब ये आप बात कर रहे हो जो भारत में सशस्त्र क्रांति का दौर शुरू हुआ था वो 1920 के बाद शुरू हुआ था, या कह सकते हो 1910 के बाद कम से कम। या जब वो गर्म दल नरम दल का विभाजन शुरू हुआ था तब। तो वो एक लगभग 35 साल की अवधि थी जिसमें क्रांतिकारियों की फेहरिस्त तैयार हुई। तो जो आपको नाम पता है, आप कहते हो साहब ये हमारे 100-200 शीर्ष क्रांतिकारी हैं, वो 100-200 35 साल के इंटरवल में थे, अंतराल में थे। आम आदमी को तब भी आजादी से कोई बहुत लेना देना नहीं था। 40 करोड़ की आबादी में 200 क्रांतिकारी निकल गए, वो भी 40 साल के पीरियड में। इससे क्या ये पता चलता है कि पूरा देश क्रांति के लिए व्याकुल था? नहीं। सही बात तो ये है कि क्रांतिकारियों को पकड़वाने में आम भारतीय का हाथ रहता था। यही लोग जाकर के पीछे से सूचना दे जाते थे, अंग्रेजों के गुप्तचर के रूप में काम करते थे। ये किसने पकड़वाया था सारे क्रांतिकारियों को? वो पुलिस कौन थी जो इनको गिरफ्तार कर रही थी? वो सब हिंदुस्तानी थे। और वो वकील कौन था जो चाहता था कि भगत सिंह को फांसी की सजा मिले? वो हिंदुस्तानी था। वो सब पुलिस वाले जो चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क में, वो कौन थे? वो हिंदुस्तानी थे। हमारी आजादी की ललक ब्रॉड बेस्ड नहीं रही है साहब। आम हिंदुस्तानी कहता है कौन रिप होए हमें का हानि। रिप माने राजा, कोई भी राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें आजादी से बहुत प्यार है नहीं। तो इसीलिए वो जो हमें आजादी मिल गई लगभग मुफ्त में, हम उसको इज्जत नहीं दे पा रहे हैं जी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की बात हमने इसलिए करी है क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम को भी आप तभी इज्जत दे पाओगे जब आप इनर फ्रीडम को इज्जत दे पाओगे। सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, विजडम या अध्यात्म, इनके बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भी अर्थहीन हो जाती है। भारत को बहुत जरूरत है इनर फ्रीडम की, और तब हम एक्सटर्नल फ्रीडम का मतलब भी समझेंगे और उसे रिस्पेक्ट भी देंगे। तो बेसिकली हम जिस फ्रीडम को, जिस पॉलिटिकल फ्रीडम को फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं, उसको भी यदि हमें मेंटेन करना है, उसको भी सेफगार्ड करना है, तो उसके लिए इनर फ्रीडम सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इनर फ्रीडम की बात, ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है जी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इनर फ्रीडम की इसमें बात बहुत कम होती है, होनी चाहिए। इसीलिए हम आज ये बात कर रहे हैं। So basically this is the day when we should all ask, are we really free? Are we really free? Instead of celebrating freedom, first of all ask, are you really even free? What are you celebrating?
फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्न द राइट टू सेलिब्रेट. फ्रीडम इज फॉर द फ्री. फ्रीडम इज फॉर द फ्री. तुम फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे हो विदाउट इवन बॉदरिंग टू इंक्वायर हाउ रियली फ्री यू आर. इट्स नॉट अबाउट द फ्लैग बट द फ्लैग बेयरर. दैट बहुत बढ़िया बात कि फ्लैग तो बहुत अच्छा है हमारा, पर जो फ्लैग बियरर है, जो झंडा उठाकर चल रहा है, उसकी दशा तो देखो. सर जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि मतलब लोग अपनी ही फ्रीडम को, जैसा मैंने बोला कि एसेंशियल चीज़ है, तो ऐसा क्यों है कि वो अपनी इस फ्रीडम को वैल्यू क्यों नहीं करते थे? मतलब ऐसा मतलब हमारे कल्चर में क्या बात है कि लोग अपनी ही फ्रीडम को वैल्यू करना. देखो, हमारे पास दुनिया का ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है. जब मैं इनर नॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो ज्ञान हमारे पास है श्रुति के रूप में, वेदांत, उपनिषद के रूप में, भगवद गीता के रूप में, और जो हमारे षड्दर्शन है उनके रूप में. लेकिन इतिहास की ये एक विद्रूप विडंबना रही है कि उस ज्ञान को छोड़ करके हमने धर्म और अध्यात्म का मतलब जादू टोना, अंधविश्वास, झाड़ फूंक, जंतर मंतर ये बना लिया. हमारी संस्कृति दर्शन और अध्यात्म को बहुत दूर छोड़ आई है. हमारी संस्कृति परंपरा, प्रथा, रूढ़ि इन पर आश्रित हो गई है. इसके कारण जो मुक्ति का, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है वो हमको पता नहीं, क्योंकि वो वास्तविक अर्थ तो तुमको श्रुति बताएगी, उपनिषद बताएंगे, वेदांत बताएंगे, गीता बताएगी. उनको हमने बहुत किनारे कर दिया. हम उनसे बहुत न लगाव रखते ना. रादर मुझे लगता है कभी कभार कि आज के समय में तो गीता पढ़ना भी एक रेबेलियन का काम सा हो जाता है, क्योंकि मतलब फॉर एग्जांपल मेरी जनरेशन में किसी ने आज तक ना उपनिषद उठाया ना गीता उठाई, और मेरे लिए बचपन से ही सब रिस्पेक्टेबल है. गीता नहीं उठाई होती ना उदित, तो ये छोटी भूल होती. आम आदमी को लगता है उसे गीता पता है. अगर आपको गीता नहीं पता है और ईमानदारी से आप ये भी मान लो कि हाँ मुझे गीता नहीं पता, तो भी चलो कुछ गुंजाइश है, गनीमत है. आम आदमी को लगता है उसे गीता पता है. गीता के नाम पर एक से एक तरह के मजाक घूम रहे हैं मीडिया में, एक से एक तरीके, वो बता रहे हैं गीता है. ये समस्या है. हम जानते नहीं, पर हमने झूठा आत्मविश्वास पाल रखा है कि हम जानते हैं. ये चीज भारत को खाई जा रही है. इसको रोकना होगा, वही वास्तविक मुक्ति होगी.